तो बच्चों आज हम वेक्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आज शुरू करने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन सेगमेंट इज पैरेलल। मतलब क्या कि अगर हमें बताना है कि दो वेक्टर कोलिनियर है तो हमें क्या करना है, उनके जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या दिखा देना है, पैरेलल दिखा देना है। अब आइए इसको हम डायग्राम से लेके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो एक हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, तो ये रही आपकी एक लाइन, गिवन लाइन हो गई। अब मैंने इसको एक पॉइंट यहाँ पे ए नाम दिया है और एक यहाँ बीच में बी और एकदम लास्ट में सी। ठीक है, अब मैं इसको सेगमेंट में बांट देता हूँ, ए बी और सी। मैंने दो सेगमेंट कर दिया है। ए से बी को एक नाम दे देता हूँ, उसका नाम बोल देता हूँ ए वेक्टर है, और बी से सी वाले को एक नाम बोल देता हूँ वी वेक्टर है। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं ए बी वेक्टर, वही अपना कौन है, ए वेक्टर है, और जो अपना बी सी वेक्टर है वो कौन है, बी वेक्टर है। अब बोले तो इसकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा टेल से हेड की तरफ, तो ये हो गया आपका टेल से हेड, ये टेल और ये हेड। ऐसे यहाँ भी टेल से हेड। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर होने के साथ साथ ये क्या है, पैरेलल भी है। तो अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है इसका मतलब वो पैरेलल भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है हमारा वो किसके इक्वल है, बी सी वेक्टर के। सही है, लेकिन ये डायरेक्शन वाइज, तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, बोले तो लैम्डा। अब इसी ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। बोलो बात क्लियर हुई। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर भी हो जाएंगे अगर इनके लाइन सेगमेंट क्या है, एक ही लाइन पे प्रेजेंट है। तो ध्यान समझे, एक तो ये सिंपल सी केस होगी कि दोनों आपके वेक्टर्स एक ही दिशा में थे। लेकिन क्या एक और दूसरी भी बात मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर। ये तो पहली बात हो गई आपकी कि दोनों वेक्टर्स, आपने जो लाइन सेगमेंट पे जो वेक्टर्स एज्यूम किए वो एक डायरेक्शन में थे। लेकिन क्या पता कि आपके उसी लाइन पर आने वाली जो सेगमेंट्स हैं वो अपोजिट भी हो सकते हैं। ध्यान देखिए, आपकी लाइन हो गई, वही नाम, ये आपका बी और ये आपका सी। ए से बी तक एक सेगमेंट है और बी से सी तक का एक सेगमेंट है, दिख रहा है, ए से बी और बी से सी का एक सेगमेंट है। अब मैं इस ए को, ए से बी तक वाले वेक्टर को तो ए वेक्टर कह रहा हूं, लेकिन अब जो बी से सी वाला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन मैंने बदल के कुछ यूं कर दिया है, बी वेक्टर इधर की ओर। बोलो दिख रहा है सबको। तो अब भी इनके लाइन सेगमेंट एक ही लाइन पे हैं, बोले तो अभी भी इनके वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। बट इस बार लाइक ना हो के वो अनलाइक पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल। बोले तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर अभी भी हमें लगाने से आएगा, बट जो ये आपका वेक्टर है वो कैसा है, अनलाइक पैरेलल। बोले तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू आप अगर सॉल्व करेंगे तो कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिव। और अगर लाइक पैरेलल है तो यहाँ आपका लैम्डा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया आपका कोलिनियर वेक्टर के बारे में, बातें क्लियर हो गई। यानी कोलिनियर वेक्टर अगर हमें सॉल्व करने हैं तो पैरेलल वेक्टर जैसी ही कंडीशन लगा लेनी है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। लिखा हुआ है कोप्लेनर वेक्टर, यानी हमें अब बात करनी है कि कोई 3-4 वेक्टर मान लो अगर हमारे पास है तो कैसे बताएंगे कि वो हमारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो देखिए कहानी कुछ लिखी हुई है, लिखा है इफ a1 a2 डॉट 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 an आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर पैरेलल टू सेम प्लेन। इफ दे आर पैरेलल टू सेम प्लेन, यानी वो क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो समझिए भाई, हम पहले एक प्लेन खींच लेते हैं। तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक प्लेन है, दिख रहा है सबको। अब इस प्लेन पे कई सारे वेक्टर्स हैं। मान लेते हैं आपका पहला a1 वेक्टर, ये आपका a2 वेक्टर, और ये आपका a3 वेक्टर, और ऐसे और भी तमाम वेक्टर होंगे, डॉट डॉट डॉट, ये मान लो आपका वो an वेक्टर है। सही है, तो आपके इस प्लेन पे तमाम वेक्टर आपने ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इनके पैरेलल होने की जो केस है, सॉरी इनके प्लेनर होने की जो केस है आपकी, वो ये है कि ये सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे बताएंगे कि सर जी ये प्लेनर है, तो ध्यान समझिए, अगर एक ये प्लेन है आपका तो इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है। क्या होता है, एक नहीं दो। जैसे आपकी एलसीडी है, इधर एक नॉर्मल वेक्टर है, ऐसे जस्ट एक पीछे भी क्या होगा, एक नॉर्मल वेक्टर होगा। बात समझ रहे हो। तो पहला तो मुद्दा ये है कि हम इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को निकाल लें। तो उसको मैंने नाम दे दिया n कैप।
क्या नाम दे दिया, एन कैप। अगर हमको वो अपना नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है हमारा नॉर्मल वेक्टर, सही है। और ये किसके परपेंडिकुलर है, टू प्लेन, सही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब हमें ये निकालना है, तो क्या मैं सोच पा रहा हूं कि ये दो होंगे, एक आगे और एक पीछे, तो इसलिए क्या लिखने में फायदा है सर, प्लस माइनस, क्या लिख दो, प्लस माइनस। अब ध्यान समझिए, आपको इस प्लेन पे कोई दो वेक्टर उठाने हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, क्या कर देना है, क्रॉस, यानी a2 क्रॉस a1। तो आप कोई भी दो वेक्टर उठाइए और उनका क्या कर दीजिए, क्रॉस। तो जैसे आपने दो वेक्टर उठाया और क्रॉस कर दिया, तो a2 क्रॉस a1, आपको राइट हैंड यूज करना है, जिस जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आप अपना राइट हैंड ओपन करेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ फोल्ड, तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन बताने वाला है। तो a2 क्रॉस a1 कर दिया। अब उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड, क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये हो गया आपका वो यूनिट वेक्टर जो आपके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या बातें क्लियर है? कोई दो वेक्टर लेना है सर जी, उनका क्रॉस कर देना है, फिर यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब ध्यान से समझिए, अब अगर हमारे इस प्लेन पर वो तमाम पॉइंट हैं, हमको बताना है कि सभी कोप्लेनर हैं, तो ध्यान समझिए, कभी आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, तो वहां फॉर्मूला था मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो समझिए आपके प्लेन वाले वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल कितना जनरेट हो पा रहा है, 90 डिग्री, कितना जनरेट हो पा रहा है, यानी यहाँ का आपका थीटा कितना है, 90 है, किसके, सभी वेक्टर्स और प्लेन वाले नॉर्मल वेक्टर की बीच में, ठीक है। तो समझिए अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि cos 90 0, सबको पता है अगर cos 90 0, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इन वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट लिखूंगा तो कैसा रिजल्ट देने वाला है, 0, कैसा 0, बोले तो a1 का n कैप के साथ डॉट, या a2 का n कैप के साथ डॉट, या a3 का n कैप के साथ डॉट, ऐसे डॉट डॉट डॉट, an का अगर मैंने कर दिया n कैप के साथ डॉट, तो ये सब के सब क्या होने वाले हैं सर, 0, क्या होने वाले हैं, 0, यानी डॉट इसलिए 0 हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हमें ये बताना है कि दिए गए वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, क्या है, कोप्लेनर, तो आप किसी दो वेक्टर का यूज करके क्या निकाल लीजिए, नॉर्मल वेक्टर, और फिर उस नॉर्मल वेक्टर से उन सभी वेक्टर्स का डॉट अगर 0 है तो इसका मतलब वो ऑल वेक्टर्स क्या है, आपके कोप्लेनर हैं। और भी केसेस आएंगे, वो हम आगे चर्चा में लाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब तीसरी बात लिखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या लिखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बेसिक बात है, कह रहा है इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स फॉलोइंग ईच अदर, थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट देयर वेक्टर सम। बोले तो अगर आप एक ट्रायंगल की दो साइड, ध्यान देखिए, पहले एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में कह रहा है कि दो साइड एक दूसरे को फॉलो करते हुए वेक्टर्स ले लो, तो मान लो यहां से आपने शुरू किया और ये फॉलो करता हुआ आपका पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, सही है। अब फॉलो करने मतलब आपने टेल से शुरुआत करी, कहां गए, हेड तक, कहां गए, हेड तक, फिर आप यही शुरू करिए और हेड तक जाइए टेल से, फिर यहाँ ये टेल हो गया आपका दूसरे वेक्टर का और ये हो गया हेड, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर। यानी एक ट्रायंगल में आपने टेल से हेड फिर टेल से हेड, दो वेक्टर्स ऐसे लिखे जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो तीसरी साइड है आपके इस ट्रायंगल की इन अपोजिट डायरेक्शन, बोले तो टेल भी यहां आ गया, टेल के बगल टेल और हेड के बगल हेड हो गया इस बार, तो क्या ये अपोजिट हो गया, इसको मैंने आर वेक्टर नाम दे दिया, क्या दे दिया सर, आर वेक्टर। तो ये हमारा इस दोनों साइड के सम के इक्वल होगा, ये हमारी थ्योरम कह रही है। लेकिन अब हम समझते हैं, तो ध्यान समझिए, क्या अगर मैंने यहां से चलना शुरू किया और अगर वहीं पे पहुंच गए तो क्या हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो लगाते हैं वही, चल रहे हैं सर। तो पहले कितना चले सर जी, ए वेक्टर, कितना चले, ए, फिर कितना चले, बी,
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेल से हेड तो गए हैं, फिर टेल से हेड गए, लेकिन अब हेड हेड पास हो गया है। बोले तो अब इसको हमें अपोजिट वेक्टर लगाने का फायदा है यहाँ पर, यानी इसको घुमा लेना है। तो क्या लिखेंगे सर, माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या उधर भेज दूं आर वेक्टर, तो आपका आर वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो बात क्लियर हुई। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए लिखे हो तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसकी थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन में उनके वेक्टर सम के क्या होती है, इक्वल होती है। क्या बातें क्लियर हो गई हैं? आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आ गया है। अब हम चलते हैं अपनी अगले सेगमेंट पर। तो लिखा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सही है, यानी अब हमें पैरेललोग्राम में समझना है। तो कह रहा है इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन डायगोनल पासिंग दीज टू साइड्स शोज देयर वेक्टर सम। यानी अगर एक पैरेललोग्राम की हम दो साइड्स क्या ले लें, एडजेसेंट साइड को वेक्टर्स मान लें, तो जो उनसे पास होने वाले डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों के वेक्टर सम होते हैं। ध्यान समझिए। तो हम पहले एक ले लेते हैं सर जी, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, सही है। अब कह रहा है कि इनकी दो एडजेसेंट साइड्स को हमें वेक्टर ट्रीट करना है। तो मान लो एक साइड ये हो गई आपकी, इसको मैंने वेक्टर ट्रीट किया, बोल दिया नाम ए वेक्टर। क्या बोल दिया नाम, ए वेक्टर। और इस दूसरी साइड को मैंने क्या बोल दिया है, बी वेक्टर। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम सब सोच पा रहे हैं कि ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो अगर ये ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर होने वाला है, और अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होने वाला है, बी वेक्टर होने वाला है। तो अब अगर हमें यहाँ पर अपने डायगोनल्स बताने हैं तो ध्यान से देखिए, क्या डायगोनल्स को मैं ये मैच कर दूं, हो गया। एक डायगोनल ये रहा हमारा और एक डायगोनल ये रहा हमारा, बोलो सही है। ये हो गया हमारा D1, क्या हो गया D1, और ये हो गया हमारा D2, यानी D1 वेक्टर और D2 वेक्टर हमें लिखने हैं। तो अब ध्यान से समझिए, पहले अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी मैं कर देता हूं। अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो इधर भी वाला उधर ही होगा, और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन आपके ऊपर की ओर थी तो भी वहीं होगी। अब मैं नाम लिख देता हूं इन पॉइंट्स को, ए बी सी और डी। मैंने 4 पॉइंट्स एज्यूम कर लिए। तो पहले मैं इस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी डी में बात करने वाला हूं। किस में बात करने वाला हूं सर, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। ध्यान समझिए, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान दें तो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें हम लगाते हैं अपना एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से समझिए, हम चलना शुरू करते हैं ए से। तो ए से चले तो पहला हो गया हमारा वी वेक्टर, क्या हो गया सर, वी वेक्टर, और फिर प्लस सेम फॉलो है आपका D1 वेक्टर। कौन है, D1 वेक्टर। तो लिखेंगे बी वेक्टर प्लस D1 वेक्टर, सही है, बी वेक्टर प्लस D1 वेक्टर। फिर अब ये दोनों आपके हेड से हेड मैच हो गया है, बोले तो आपको यहाँ ये रिवर्स कर लेना है, और रिवर्स करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अगर वहीं पहुंच गए तो देखो क्या आ जाएगा, D1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका उधर गया तो हो गया प्लस, और वो आपका प्लस में था तो किस में हो गया, माइनस, सही है। ये हो गया आपका D1 वेक्टर। अब ऐसे अगर आपको D2 भी लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ सर, D2, तो जरा बोले अगर आपको D2 लिखना हुआ तो आप D2 इस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का क्या नाम है आपका, ABC। तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC में दिख रहा है। चलिए अब ट्रायंगल ABC में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। ये आपकी D1 थी, आ गई, और ये आपका D2 है, वो लिखने चल रहे हैं। तो जल्दी देखिए ध्यान से। अब हम चलना शुरू करते हैं इसी पॉइंट से। तो पहले गए ए वेक्टर, कितना गए, ए वेक्टर, फिर फॉलो ही कर रहे हैं टेल से हेड, फिर टेल से हेड, तो प्लस बी वेक्टर। लेकिन ये फिर से ही फॉलो हो गया क्या, तो क्या लिखेंगे सर जी, इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में लिखना था, तो इसलिए इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, माइनस D2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। अरे थर्ड लॉ आपका
लॉ ऑफ ट्रायंगल से, तो ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में होना था, तो उधर कर दिया, इधर समझे। तो d2 वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस v वेक्टर, यानी आपके पैरेललोग्राम में जो दोनों डायगोनल्स हैं, एक में आपके दोनों वेक्टर सम हो जाता है, बोलो तो ऐड हो रहा है, और दूसरा जो डायगोनल है वो दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन करने से आ रहा है। बोलो बात क्लियर है। अब मैं थोड़ी और यहाँ पर स्पेशल बातें करता हूँ, ध्यान समझिए। अब अगर कहीं लिखा हो कि a माइनस बी का जो मॉड है वो आपका इक्वल है a प्लस बी के मॉड के, यानी ये बता रहा है कि ये अगर पैरेललोग्राम की साइड थी a और b तो उनके डायगोनल्स इक्वल हैं। ये क्या बता रहा है सर, डायगोनल्स इक्वल हैं, सही है। अब अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम के तो होते नहीं हैं। आपके जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो एक रेक्टेंगल में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं सर जी, रेक्टेंगल में, सही है। आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर करके ओपन कर देना, फिर इसका डॉट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बात को बताएंगे कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, आपके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट पर। अपना अगला सेगमेंट है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। बोले तो अब हमको दो वेक्टर्स को जोड़ना और घटाना है, तो ये सबसे इजी टास्क है अपने इस टॉपिक में जो हमने कंट्रीब्यूट कर रखा है। ध्यान समझिए, कह रहा है कि a बराबर ये और b बराबर ये। तो पहले आप ये समझिए कि अगर आपको वेक्टर्स दिया है तो उस वेक्टर्स को आप आसानी से सॉल्व करने के लिए केवल और केवल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेके चला करिए। यानी a वेक्टर को आप ऐसा a1, a2 और a3, सही है, और b वेक्टर को आप केवल और केवल कोऑर्डिनेट में लिखा करिए b1, v2 और b3, सही है। इससे आपको थोड़ा स्पेस कम लगेगा और चीजें भी सस्ती नजर आएंगी। तो अगर आपको ऐड बताना है, क्या बताना है सर, सम बोले तो दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी बोलना है। तो अगर आपको a प्लस बी करना है तो हमेशा अगर आप वेक्टर्स जोड़ रहे हैं तो उनके बेस वेक्टर एक दूसरे से जुड़ते हैं। कौन से वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स। बोले तो x वाला x से जुड़ेगा, y वाला y से, z वाला z से। तो अगर जोड़ना है तो आप फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए, यानी आप यहां लिखेंगे a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3, लिख दिया आपने। ये तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप चाहें तो आप सीधे यहाँ वेक्टर्स लिख सकते हैं इनका। तो क्या लिखेंगे, a1 प्लस b1 के बगल x की डायरेक्शन i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। बोलो ठीक है, ये तो हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने बेस वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया। अब अगर हम बात करें डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब भी आपको सेम तरीके से ही जाना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आपको लिखना है तो आपको वही x को x से सब्ट्रैक्ट, y को y से सब्ट्रैक्ट और z को z से सब्ट्रैक्ट कर लेना है सर। तो ध्यान से देखिए, आप सब्ट्रैक्ट करिए a1 माइनस b1 कॉमा a2 माइनस b2, फिर आगे बोलिए सर जी a3 माइनस b3। बोलो आया क्या, सही है। तो ये तो हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन समझिए अभी ये आपके कोऑर्डिनेट्स में है, अगर वेक्टर्स लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, a1 माइनस b1 i कैप, फिर प्लस a2 माइनस v2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। बोलो बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका a वेक्टर माइनस v वेक्टर, चमका, और ये हो गया आपका a वेक्टर प्लस v वेक्टर। यानी आपको बिल्कुल ये सब रटना नहीं है, आप सीधे बेस वेक्टर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना है तो बेस वेक्टर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो हमारा अगला सेगमेंट है सेक्शन फार्मूला। बोले तो अब हमें किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, सही है। तो समझिए पहला कौन सा है, इंटरनल डिवीजन। कौन सा है, इंटरनल डिवीजन। तो ध्यान देखिए, पहले हम एक लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं सर।
तो मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है, दिख रहा है? हाँ सर, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ये लाइन है तो मैं इस पर कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेता हूं। ये आपका पहला पॉइंट है ए, सही है, नीचे लिखिए ए, हो गया। और ये आपका दूसरा पॉइंट है बी, और इसके बीच में कहीं एक तीसरा पॉइंट आया जिसका नाम है सी, जो इन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बोले तो दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए डिवाइड कैसा कर रहा है? इंटरनली। तो ध्यान से समझिए। अब मैं कह देता हूं कि जो पॉइंट सी आया वो इसको यम, इधर यम रेशियो है, इधर का रेशियो कितना है आपका? यन रेशियो है। बोले तो डिवाइड करने का जो रेशियो है वो यम रेशियो यन है। तो अगर मैं आपसे कहूं जो ए है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 और z1, सही है, और v का आपका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 और z2। तो जो ये c है ये आपका वेरिएबल पॉइंट है, बोले तो इसी के बीच में आएगा और इंटरनली डिवाइड करेगा। तो c को भी मैं लेट कर लेता हूं x, y और z, ये आपका वेरिएबल है जो आपके m रेशियो n में लग सकता है। तो ध्यान से समझिए, कहीं हमारा ओरिजिन वेक्टर भी तो होगा, ओरिजिन ओ। अब अगर ध्यान से आप समझें तो पहले तो अगर मैं इन वेक्टर्स को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूं तो ये रहा, दिख रहा है, ये फिर ये हो गया सर जी। अब इनका नाम लिख दूं तो इसको मैं पहले वेक्टर बना दिया मैंने, दिख रहा है वेक्टर बन रहा है। अब बोलो इसका नाम क्या है? OA वेक्टर, इसका क्या नाम है? OC वेक्टर, और इसका क्या नाम है? OB वेक्टर। इसी को मैं कहने वाला हूं V, इसी को मैं कहने वाला हूं C, और इसी को मैं कहने वाला हूं A। यानी ये हमारे अब पोजीशंस वेक्टर हो जाएंगे, कौन? ABC। तो यानी अब इसी को मैं लिख दूं यहां बगल में A वेक्टर नाम, और इस C का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो C होगा, और B का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो B वेक्टर होगा। तो अब हमें बताना है कि ये पॉइंट C कितना आने वाला है। तो आप जरा देख के बताएं, अगर मैं लिखूं AC अपॉन BC, वो रेशियो कितना है? M रेशियो n। ये आपको हमेशा लगाना है, बदलने वाला नहीं है। बोले तो AC अपॉन BC का रेशियो कितना है? M अपॉन n, या M रेशियो n आप बोल सकते हैं। तो ध्यान समझिए, ये तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ के आए थे कि अगर आपको ये बीच वाले का कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो ये अगर यहाँ का x लिखना है आपको x, तो इसका गुणा उनके x के साथ और उसका गुणा इनके x के साथ, ये तो आपने किया था। तो पहले हम सीधे वेक्टर्स के टर्म में लिखते हैं। किसके टर्म्स में? वेक्टर्स के टर्म में। तो मान लो अगर हमको C वेक्टर लिखना हुआ तो C वेक्टर इज इक्वल टू M का गुणा B वाले के साथ, तो लिखेंगे MB वेक्टर, सही है, प्लस अब n का गुणा इस वाले पोजीशन वेक्टर के साथ, बोले तो NA वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस n। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्मेट में हमारा इंटरनल डिवीजन। किस फॉर्मेट में? वेक्टर फॉर्मेट में इंटरनल डिवीजन आ चुका है। सीधे आप इधर का मल्टीप्लाई उधर के साथ और उधर वाले मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, ठीक है, ये आप रट सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब बात करते हैं हम अगली बात। अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो अब कुछ नहीं करना है, सीधे इनके जहां जहां जो कोऑर्डिनेट से रख दीजिए। अभी मैंने बताया यहाँ क्या है सर? x, y और z, ये आपके c के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर आपका यम तो रहेगा ही, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2, सही है। थोड़ा पास हो गया इसलिए इसको पहले ही दूर कर लेते हैं सर जी। यहाँ से दिख रहा है x2, y2 और z2, सही है। फिर प्लस n, और a वेक्टर बोले तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया आपका x1, y1 और z1, ठीक है। और यहाँ भी वही x1, y1 और z1 आने वाला है, बोलो ठीक है। n एक का आपने कोऑर्डिनेट लिख दिया। फिर बोले नीचे अपॉन में m प्लस n। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको वही करना है कि x का x के इक्वल, y के इक्वल और z के इक्वल। तो बोलो अगर मैं x लिखना चाहूँ x, तो क्या लिखूंगा सर जी? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये तो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर हम y लिखना चाहें तो y बराबर क्या हो जाएगा?
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया हमारा y। और अगर ऐसे z भी लिखना चाहूँ तो z इक्वल टू हो जाएगा mz2 बट प्लस mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आ जाएंगे x, y और z, और ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में आएगा डिवीजन वाला। तो क्या आपको इंटरनल डिवीजन आया? इंटरनल डिवीजन में साइन कैसा आया है? पॉजिटिव। और वहीं अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो साइन कैसा आता? नेगेटिव। इसमें एक और बात होती है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। चलिए उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। मिड पॉइंट यानी इंटरनल वाले में ही एक और बात होती है, क्या? मिड पॉइंट। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो ये रही आपकी लाइन, दिख रहा है? अब वही नाम लिख लेते हैं, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। कोऑर्डिनेट के x1, y1 और z1 इनका नाम है, और इनका नाम क्या है? x2, y2 और z2। अब इस पे एक पॉइंट आया, कौन? C। कौन आया? C, सही है। अब वो जो C आया वो इनको मिड पॉइंट बोले तो बीचों बीच में डिवाइड, यानी दोनों तरफ रेशियो सेम, यानी 1:1, या आप यम लिख लो, यानी जो भी चॉइस योर, सही है। तो मैंने 1:1 लिख दिया, यानी इक्वल रेशियो है। तो मुझे भी यही C लिखना है, बोले तो x, y, z ये वाला बताना है, दिख रहा है? तो ध्यान से समझें, इनका पोजीशन वेक्टर वही A वेक्टर बोल दिया जाए, इनका B वेक्टर अगर ये ओरिजिन से जोड़ दिए जाएंगे, और इनका कितना हो जाएगा? C वेक्टर, सही है। तो पहले तो मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखता हूं, तो जल्दी बोलिए सर। C वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिखना है हमको, इसका गुणा उनसे, तो आप लिखोगे केवल V वेक्टर, एक का गुणा कोई मतलब नहीं। फिर बोले 1 का गुणा A से, यानी आ जाएगा A वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कितना? 2। ये हो गया आपका C वेक्टर, सही है। यही है C वेक्टर, यानी यही मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्मेट में है, किसमें? वेक्टर फॉर्मेट में। अब अगर इसी को हम चाहें, इसे हम रट सकते हैं, सही है। फिर दूसरी बात, अब अगर हम इसे कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो भी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट्स को आप सीधे आराम से लिख लीजिए प्यार से, x, y और z इक्वल्स B वेक्टर बोले तो उनका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2। फिर बोलिए प्लस बीच में क्या आया? A बोले तो x1, y1 और z1, सही है। और डिवाइडेड बाई सर m प्लस n के स्थान पे क्या है यहाँ पर? 1 प्लस 1, सही है। तो अब x का x के इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल और z के इक्वल। तो बोलो दोनों तरफ इक्वल करेंगे तो x इधर है, अब इधर x कौन कौन है? x2 और उधर x1, तो x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। ये तो हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। फिर ऐसे y क्या हो जाएगा? y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। ऐसे बोलो z, तो z बराबर हो जाएगा z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा x, y और z। बोले बात क्लियर है कि आपको मिड पॉइंट आया? ये तो उसी जैसा आ रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ के आए 11th में। अब एक्सटर्नल डिवीजन, यानी अब तक इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था, अब हमारे लाइन सेगमेंट को कैसा इंटरसेक्ट करने वाला है? पॉइंट बाहर। तो ध्यान से समझिए, ये हमारी लाइन है, दिख रहा है। और थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं लाइन को अपनी, हो गया। तो ध्यान देखिए, हमने इस पर एक पॉइंट अज्यूम किया A और इधर एक पॉइंट अज्यूम किया B, 2 पॉइंट हो गए। अब एक इसी के सीध में कहीं आ रहा होगा एक पॉइंट C, जो इसको इस बार एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा इंटरसेक्ट कर रहा है सर? एक्सटर्नली। तो ध्यान से समझिए, आपका कंडीशन वही कि आप जब यहां से यहां जाएंगे A से C, वो रेशियो आपका कितना होने वाला है? m। और B से C का रेशियो कितना होने वाला है? n। बोले तो जो आपने पीछे पढ़ा था AC अपॉन BC इज इक्वल टू m अपॉन n,
ये आपको बोलना नहीं है, वही रेशियो है आपका, दिख रहा है, वही लगाना है। तो ध्यान से समझिए, पॉइंट्स ले लेते हैं इनका, x1, y1 और z1, सही है। इनके बोलिए सर जी, x2, y2 और z2, और ये हमारा वो वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या सिलेक्ट किया है, x, y और z। तो क्या मैं सिमिलरली यूज कर लूं? अब सीधे आपने इंटरनल डिवीजन किया तो फॉर्मूले में पॉजिटिव आया था, अब आप जब एक्सटर्नल डिवीजन यूज करोगे तो बस फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव। तो जरा समझिए थोड़ा सा, अगर हम लिखना चाहें तो अब पोजीशंस वेक्टर बोल देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और इसका सी वेक्टर, सही है। अगर ये ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे तो कर नहीं रहा हूं मैं, लेकिन समझिए आप ध्यान से, अगर मैं लिखना चाहूं सी वेक्टर तो ध्यान से बोलिए क्या लिखेंगे साहब, m का गुणा b के साथ तो हो जाएगा m b वेक्टर माइनस n का गुणा a के साथ n a वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n। बस जहां प्लस याद किए हैं वहीं क्या याद रखिए, अब माइनस याद रखिए, बस बात क्लियर है। अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, सही है। अगर इसको हमें सीधे किस में लिखना हो, आपके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना हो तो क्या सीधे बोल सकते हैं आप, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x2 mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y बोलिए तो सिमिलर my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ऐसे अगर हमें z लिखना हुआ तो mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये आपका z आ गया। क्या आपको तीनों आ गए, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट। अब हम आते हैं अपने कुछ नोट पॉइंट्स पर। लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आपको सवाल क्वेश्चंस में आ जाए बातें ये डिवीजन के हैं और डिवीजन आपको रेशियो नहीं दिया है, तो आपको क्या मानने में फायदा है कि आप वो रेशियो क्या सिलेक्ट करो, k रेशियो 1, सही है। इसमें क्या होगा कि आपने जो m और n सोचा था उसमें आपको दोनों सॉल्व करने पड़ते, लेकिन जैसे k रेशियो 1 सोचे आप तो केवल एक ही वेरिएबल है और फट से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा k रेशियो 1 सेलेक्ट करना कि अगर जब भी रेशियो ना दिया हो, ठीक है। अब दूसरी नोट आपको दिख रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी अब हमको ये पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती क्या है। तो ध्यान समझिए, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी कहाँ, ट्रायंगल में। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं सर जी। ये रहा आपका ट्रायंगल, दिख रहा है सबको। नाम बोल देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C, या अगर ऐसा अच्छा ना लग रहा हो तो इसको A कह लो, इसको B कह लो और इसको C कह लो। ये आपके वर्टेक्सेस हो गए A B C। तो जो आपका A वर्टेक्स है उसके जस्ट सामने की जो साइड की लेंथ है वो स्मॉल है, कितनी स्मॉल है। जो वर्टेक्स B है उसके सामने की जो साइड लेंथ है वो स्मॉल b। जो वर्टेक्स C है उसके सामने की साइड लेंथ स्मॉल c। ये तो हो गई आपकी साइड लेंथ के बारे में। अब हमको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मान लो मैं वर्टेक्स A से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो एंगल A से ड्रॉ किया गया एंगल बाइसेक्टर किसको इंटरसेक्ट करने वाला है, या आपके साइड BC को। किसको, साइड BC को। अब ये जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में काटे, लेकिन इंटरसेक्ट तो करेगा। तो मान लो ये कहीं टच कर रहा है पॉइंट D पर, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि ये और ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया इसने, यानी जो हमने ड्रॉ किया वर्टेक्स A से आपकी साइड BC पर, ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सही, ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब हमको यही बताना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया है। तो अब ध्यान से समझिए, अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर आपका जो एडजेसेंट साइड है उसके रेशियो में उस सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। यानी इस तरफ की जो साइड की लेंथ थी वो कितनी थी, C, तो इधर रेशियो कितना हो गया C।
इस तरफ की साइड की लेंथ क्या थी b, तो इधर का रेशियो हो गया b। आप जिस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उस वर्टेक्स के बगल दो आपकी साइड लेंथ होगी, बोले तो एडजेसेंट साइड होगी, वो आपके जो सामने वाली साइड पे जहां आपने ड्रॉ किया है, अगर ये b है, जो भी लेंथ है ये यहां और ये यहां, सही है। अच्छा एक और बात मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आपका एंगल बाइसेक्टर B से ड्रॉ कर देता हूं, दिख रहा है, B से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये मैंने B से ड्रॉ किया तो अब ध्यान से आप बताइए, अगर ये B से ड्रॉ किया तो इधर का रेशियो कितना हो गया A, कितना हो गया A, क्योंकि इधर की साइड कितनी है A, और इधर की जल्दी बताइए इधर की कितनी C, बोलो आया, सही है। तो जहां पर आपके एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं इसी को दुनिया में कहा जाता है इन सेंटर। क्या कहा जाता है सर जी, इन सेंटर, सही है। यानी दो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है आपको, इन सेंटर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको समझ में आई। अगर आप सामने वाली किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो उनके एडजेसेंट साइड के रेशियो में से इंटरनली डिवाइड करता है। क्या करता है, इंटरनली। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर। अब लिखा है इन सेंटर, हमें इन सेंटर बताना है, सही है। तो ध्यान समझिए क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर, ये तो अभी हम पीछे सीख लिए। यानी जो हमारा इन सेंटर है वो दो एंगल बाइसेक्टर का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन अब हमें वेक्टर फॉर्मेट में सीखना है। कहां सीखना है सर, वेक्टर फॉर्मेट में। तो ध्यान से समझिए, ये रहा आपका एक ट्रायंगल और इसका नाम मैं वही दे देता हूं A, B और C। बोले ठीक है, A B C आपके एक वर्टेक्सेस हो गए। अब इनके पोजीशंस वेक्टर का नाम भी लिख लो, A वेक्टर, ये कौन है आपका V वेक्टर, और ये आपका कौन है C वेक्टर, सही है। A के सामने की साइड लेंथ स्मॉल a, B की सामने की साइड लेंथ B और C के सामने की साइड लेंथ C। अब अगर आपको इसका इन सेंटर लिखना है, क्या लिखना है सर, इन सेंटर। इन सेंटर बोले तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ, इन सेंटर बोले तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सही है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बोले तो यही बताना है हमको। तो ध्यान से समझिए, यही बताना है। तो सीधे I बराबर यानी इन सेंटर वाला वेक्टर बराबर आपका जो वेक्टर है उस वर्टेक्स पर उसके सामने की साइड लेंथ, तो आप लिखेंगे A के साथ A वेक्टर, हो गया। फिर प्लस ये वाला कौन है, V वेक्टर है, और इसकी सामने की साइड लेंथ कितनी है B, तो B के साथ V वेक्टर। फिर प्लस, फिर बोलिए सर जी ऐसे C के साथ C वेक्टर और डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, तो ये हो गया आपका इन सेंटर, सही है। तो हमारे पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर नॉट प्रेजेंट यानी एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन रोम्बस में हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो पहला तो डिफरेंस कि इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ्स की होती है, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल यहाँ भी होती हैं। यहाँ डायगोनल, आपका जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ डायगोनल आपका एंगल बाइसेक्टर होता है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर। अब कह रहा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताना है हमें। तो अब ध्यान से समझिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अब क्रिएट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग रफली ग्राफ ड्रा करते हैं। ध्यान से देखिए सर, तो मान लो मैंने ये एक वेक्टर सेलेक्ट किया है जिसका नाम A वेक्टर, क्या नाम सर A, और ये दूसरा है जिसका नाम है B वेक्टर, सही है। ये आपका A वेक्टर और ये आपका B वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं का मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बताना है और इन्हीं का हमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताना है। बोलो ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं तो पहले तो हम इन वेक्टर्स से एक छोटा सा रोम्बस क्रिएट करेंगे।
क्या करेंगे, छोटा सा रोम्बस क्रिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम छोटा सा रोम्बस क्रिएट करते हैं तो ये आ गए हम लोग यहाँ तक, जिसका नाम लिख दिया हमने बी कैप, यूनिट लेंथ ले ली, सही है। फिर ऐसे इधर आ गए, इधर भी मैंने यूनिट लेंथ लेके एक ए कैप लिख दिया। क्या ये रोम्बस बनाने का प्रयास है। अब इसी के पैरेलली हम यहाँ लिख पा रहे हैं ए कैप, और इसी के पैरेलली हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं अपना बी कैप। क्या हमने एक रोम्बस क्रिएट कर दिया। अब अगर ये रोम्बस क्रिएट कर दिया तो अब हमें इसका एंगल बाइसेक्टर लिखने से आता है। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। और कल को ये बड़ा वाला बताना हुआ तो अगर मान लो हमको ये आर वेक्टर बताना हुआ, सही है, तो ध्यान से देखिए आर वेक्टर हम बता पा रहे हैं। आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा लें यहाँ पर। तो पहले ये इस तरफ होगा, डायरेक्शन दिखा दी हमने। अब बोलिए सर जी क्या होगा, चलते हैं वही लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ बी कैप प्लस ए कैप और माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर बराबर आ गया बी कैप प्लस ए कैप, सही है। ये तो अपने इस छोटे से रोम्बस के लिए आया हुआ एंगल बाइसेक्टर है। किसके लिए, छोटे से रोम्बस के लिए। तो अगर ऐसे ही हम पूरे एंगल बाइसेक्टर की बात करें, यानी क्या ये हमारा इंटरनली है, अंदर में आया है। तो अगर हम अपने इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो अपना डायरेक्शन तो हमने ले लिया यहां से बी कैप प्लस ए कैप, बस कुछ मैग्नीट्यूड दे देते हैं। तो उसको नाम दे दिया मैंने B1। क्या नाम दे दिया सर, बाइसेक्टर 1, सही है। ये वाला वेक्टर अगर लिखना है तो डायरेक्शन तो हमें मिल ही गई है बी कैप प्लस ए कैप, बस मैग्नीट्यूड और दे देते तो यानी लैम्डा से बोले तो पैरेलल वेक्टर केस लगा लेते हैं। ये छोटा वाला वेक्टर, ये बड़ा वाला वेक्टर, सही है। हमने कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर केस लगा दी तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बी कैप प्लस ए कैप, चमका। तो ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब सोचो क्या हमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ध्यान से कि एक्सटर्नल एंगल भी हम ड्रॉ करते हैं। तो अब जो बी कैप हमने इधर लिया है उसी की डायरेक्शन हम इधर लिख लेते हैं। ध्यान देखिएगा, इधर दिख रहा है सबको, ये मैंने इधर की अपोजिट वेक्टर कर दिया। तो जैसे अपोजिट कैप ये हो गया माइनस बी कैप, क्या हो गया, माइनस बी कैप, सही है। तो जो इनके बीच में आपका ये यहाँ दिख रहा है, ये वाला ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इसी का नाम हो गया B2 वेक्टर, यही बताना है हमको। तो पहले आप समझें, हम वो छोटा वाला लिख लें जो हमारा रोम्बस में आता है। तो चलिए रोम्बस वाला, तो अब रोम्बस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये ए वेक्टर ए कैप है तो उसी पैरेलली यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए कैप, और ये अगर बी है माइनस बी है तो ये पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस बी कैप। बोलो सही है। अब हम वही अपना लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ये हमारा लिखते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया है आर डैश वेक्टर। तो पहले आर डैश वेक्टर लिखते हैं। तो ध्यान से चलना शुरू किए, यहां से कहाँ गए, माइनस का बी कैप, फिर फॉलो हो रहा है टेल से हेड प्लस ए कैप, और फिर उल्टा हो गया, यानी बोले तो माइनस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0। चले पहुंच गए 0 हो गया। तो बोलिए सर जी आर डैश वेक्टर बराबर क्या आएगा, ई उधर गया तो हो गया प्लस, उधर गया तो प्लस था तो हो गया माइनस आया। ये तो हो गया अपना आर डैश वेक्टर। बोलो बात क्लियर है। अब हमको ये पूरा वेक्टर बताना है तो क्या इसी के पैरेलल वेक्टर लिख दें। तो जरा सोचें, अगर बात करी जाए एक्सटर्नल वाले की, ये तो पहली बात थी इंटरनल, सही है, B1 लिख दिया हमने। अब लिखते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जिसका नाम हमने क्या बोला है, B2 वेक्टर। जल्दी बोलिए सर जी। अगर V2 वेक्टर लिखना है तो डायरेक्शन तो हमें मिल गई है बी कैप माइनस ए कैप। क्या मिल गई है डायरेक्शन, बी कैप माइनस ए कैप, और इसी में हम कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोले तो म्यू, यानी पैरेलल वेक्टर लिख दिया हमने, सही है। ये कैप समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर से बस, यानी अगर हमको इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो गिवन वेक्टर्स का हमें क्या लिखना है, पहले तो यूनिट वेक्टर्स, फिर उनका सम, फिर उनका सम, सही है। और अगर इंटरनल बताना हुआ तो दोनों ऐड कर लेना है, और अगर एक्सटर्नल क्रिएट करना हुआ तो हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है,
सही है। और आया कैसे है, आप एक छोटा सा रोम्बस क्रिएट करके ये सोच पा रहे हैं। क्या दिख रहा है सबको? अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट पर। लिखा हुआ है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ध्यान समझिए। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं सर जी। ये आपका ए बी और सी ये वर्टेक्स हो गए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर सी। तो सेंट्रॉइड ये बीच में आएगा कहीं, जिसको लिखा जाता है जी वेक्टर से। किससे? जी वेक्टर। सही है। अब आपको इसको सीधे आप तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स ऐड करिए। बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डिवाइड करिए कितने से? 3 से। आपको सीधे सेंट्रॉइड मिल जाएगा इन वेक्टर फॉर्मेट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं है। अब अगर आप इसे कोऑर्डिनेट्स में बदलने चाहेंगे तो यहाँ वेरिएबल लेट कर लेना है एक्स वाई और जेड, और यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड के टर्म्स होंगे। तो एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करना है, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। यानी अगर मैं सिंपली लिखूं, यानी अगर एक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। अगर हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 हैं। सही है। ऐसे y भी लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये हो जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट्स के टर्म में x और y और z कितना आने वाला है। क्या बात क्लियर होगी? आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ध्यान समझिए। क्या लिखा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहली केस तो है आपकी कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक पॉइंट से पास हो और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। तो ध्यान समझिए, आपने क्लास 11 में पढ़ा कि जब आप वेक्टर मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखते थे, सही है, वहां 2D वाली, ये भी 2D ही वाली है, आपके प्लेन में आएगी 3D, सही ना? समझिए। तो जब आप इक्वेशन लिखते थे लाइन की वहां, तो एक तो आपको स्लोप चाहिए होती थी और दूसरा एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए था। बस केवल 2 रिक्वायर्ड कंडीशन थी। स्लोप तो इस बात की जानकारी देती थी कि आपकी डायरेक्शन किधर होने वाली है, और पॉइंट इस बात की जानकारी देता था कि यहां से पास होने वाला है। सही है। तो वही सेम केस यहां भी हमको 2 ही रिक्वायर्ड है, एक हमको क्या मिल जाए? पॉइंट मिल जाए, और दूसरा हमको डायरेक्शन मिल जाए, बस हम लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे। तो कोई यहां हमको कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी वो पैरेलल बी वेक्टर बोल के हमको डायरेक्शन दे दिया है। तो पहले हम अपने उस बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। सर जी ध्यान से देखिए इधर। तो मान लो ये हमारा वो वेक्टर है जिसका नाम है v वेक्टर, सही है। अब इसी के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल जो लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन है हमारी, दिख रहा है? ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन। इसी लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो जो डायरेक्शन उसकी वही डायरेक्शन इसकी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर हो गए। अब कह रहा है इस लाइन पर एक पॉइंट है आपका, तो उस पॉइंट को मैंने ए लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है? ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स में कुछ मान लेता हूं x1 y1 और z1, सही है। ए को मैं क्या मान लेता है? x1 y1 और z1, ये अपने वो पॉइंट है। तो ध्यान से समझिए, इसके पैरेलल है तो ये डायरेक्शन तो हो गई इसकी। अब मान लो इस पर एक पॉइंट है जो घूम रहा है, वेरिएबल है, ऐसे तमाम इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे। तो मान लो ये एक हमारा r पॉइंट है जो वेरिएबल है x, y, z, सही है। अब ध्यान से आप समझिए, अगर मैं इस a से r की तरफ एक वेक्टर क्रिएट कर दूं, क्या क्रिएट कर दूं? वेक्टर। तो मुझे एक यहां कंडीशन लगाने से आएगी कि a से r वाला वेक्टर पैरेलल है v वेक्टर के। क्या समझ में आ रहा है? a से r वाला वेक्टर वो पैरेलल है किसके? v वेक्टर के। तो अपनी वही कंडीशन यहां पे लगाते हैं, लिखते हैं a r वेक्टर जो है हमारा वो पैरेलल है किसके? b वेक्टर के। बोलो ठीक है। अब अगर इनका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने नाम दे दिया है r वेक्टर, और इनका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने नाम दे दिया है a वेक्टर, सही है। तो AR वेक्टर पैरेलल है किसके? V वेक्टर के। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं R वेक्टर माइनस A वेक्टर पैरेलल V वेक्टर के,
और आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्मॉल आर, माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्मॉल ए, पैरेलल वी वेक्टर। बोलो बात क्लियर है। अब ये लिखा है समथिंग वेक्टर पैरेलल समथिंग बी वेक्टर, तो अगर कभी भी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो अगर आप लिखे हो दो वेक्टर पैरेलल हैं तो बस किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, बोले तो मैग्नीट्यूड बस। तो अगर वही है मैं यहाँ लगाऊं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। आया। अभी जो माइनस ए इधर है उधर जाने के प्लस होने वाला है, यानी आपका आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सही है। तो ये क्या है आपका वेरिएबल पॉइंट, क्या है आपका वेरिएबल पॉइंट। सही है। और ये क्या है आपका फिक्स पॉइंट, ये क्या है आपका फिक्स पॉइंट। और ये क्या है आपकी डी आर, बोले तो डायरेक्शन। सही है। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है जब आपको किसी के पैरेलल बोले तो रटना तो नहीं है, बस आप सिंपली पैरेलल कंसेप्ट लगाएंगे, बस आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो ये फार्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर। अब हमको दिया है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हों। कितने पॉइंट्स दिए हों? 2। तो ध्यान समझिए कैसे। मान लीजिए कि आपको ये आपकी एक लाइन है, दिख रहा है, इस पर आपको 2 पॉइंट दे रखा है, एक ए है और दूसरा कौन है, बी। ठीक, ए हो गया और बी। अब ए का कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूं x1, y1 और z1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। अगर इसका पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका स्मॉल ए वेक्टर मैं कह दूंगा, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका स्मॉल वी वेक्टर। ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मुझे पहले डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने का मतलब आप ए बी वेक्टर का जो ए बी है उसके सेगमेंट वाला वेक्टर लिख दो, बोले तो ए बी वेक्टर लिख दो आप। सही है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, क्या हो जाएगी डायरेक्शन। डायरेक्शन की तो मैं चिंता खत्म हो गई, हमने दोनों वेक्टर को सेगमेंट को क्या कर दिया, वेक्टर से डिनोट कर दिया, टेल से हेड, टेल से हेड। सही है। अब हमें एक पॉइंट तो 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट के बजाय 2 पॉइंट पता है, डायरेक्शन आ चुकी है। तो अब एक वेरिएबल ले लेते हैं सर जी, आर, वही आपका आर वेक्टर पोजीशन। सही है। तो क्या मैं ये कह पाऊंगा कि जो ए आर है वो ए बी के साथ कैसा है, पैरेलल, बिकॉज दीज आर कोलिनियर। तो क्या अपनी वही केस लगा लें, यानी ए से आर जो ए आर वेक्टर है आपका वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी वेक्टर के। अब अगर ये पैरेलल है तो जल्दी बोलिए सर जी, लिखते हैं ए आर बोले तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू ए बी वेक्टर, बोले तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो बोले तो पहले तो सीधे इक्वल ही लिख दो, आर माइनस ए बी माइनस ए के इक्वल। बस डिफरेंस किसका यहाँ, एक कांस्टेंट का। आया। अब तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये माइनस ए को मैं उधर भेज दूं तो हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर ये आपका क्या है वेरिएबल और ये आपका क्या है फिक्स पॉइंट। सही है। और ये आपने अभी डायरेक्शन तो पहले ही आपने बता दिया है। क्या बात क्लियर होगी? तो एक पॉइंट से इक्वेशन की लाइन, 2 पॉइंट से इक्वेशन की लाइन, दोनों ही लिखना आसान है, दोनों में केवल पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट आपको लगा लेने हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।